हाय, वेलकम बैक। आज अपन फिर से देख रहे हैं पीवाई की क्वेश्चंस मैथ्स के। आज का टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर्स बताओ जो कि 2, 3, 4, 5, 7 से बने हो, है ना, और जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं हो। ठीक है, तो अप्रोच रखते हैं, अप्रोच देखते हैं। अप्रोच क्या होगी कि अपन एक काम करते हैं, ऐसे तो फाइंड करने पाएंगे कि कौन सी डिविजिबल नहीं है। अपन एक काम करते हैं कि पहले फाइंड कर लेते हैं टोटल 3 डिजिट नंबर, इनसे कितने बन सकते हैं। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे इनसे यूज करे हुए नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, अपन देखते हैं टोटल नंबर कितने पॉसिबल है इनसे मिलके। देखो 3 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ 5 आ सकते हैं। ठीक है, अब 5 में से एक आ चुका है, तो यहाँ पे कितने बचे, 4। ऐसे यहाँ पे 3। ठीक है, तो 5 4 20, 23 तो ये तो टोटल है। ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर, इतने कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, देखो अपने पास था 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, अपन एक एक करके पेयर लेते जाते हैं। ठीक है, अगर 2, 3, 4 लूंगा, इनका सम करूंगा तो 9 आ रहा है। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 है। 2, 4 और 7 को लेता हूँ तो क्या 13 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो ऐसे करते करते अपन ने सारे देख लिए। ठीक है, अब क्या देखा अपन ने कि इसमें से सिर्फ 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब अपने पास 4 सेट आ रहे हैं। ठीक है, अब हर सेट देखो, जैसे 2, 3, 4, इसके लिए क्या 2, 3, 4 हो सकता है, 2, 4, 3, ऐसे करके मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो हर सेट 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। तो वही क्या अपन ने, देखो 4 सेट है। ठीक है, हर एक 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, तो कितने नंबर ऐसे बन जाएंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 6 जो कि 24। अब ये जो नंबर्स है ये आए हैं अपन का कौन से डिविजिबल है और कौन से डिविजिबल नहीं होगा, उनका काउंट क्या होगा कि टोटल माइनस जो डिविजिबल है, तो 36। ये आपका आंसर होगा। सिंपल था, मतलब ये वाली चीज में लोगों का गलती हो जाती, क्या करते हैं वो लोग, बस ऐसे 4 आए तो 4 ले लेते, नहीं 4, उसके बाद वो वापस से आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अपना 31 जैन शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जिसमें इनसे बने हो, इस वर्ड के लेटर से बने हो, और एक बार में 4 लेटर्स लेने हैं अपन को। ठीक है, तो अपना वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ब्रेक डाउन कर लेते हैं अल्फाबेट्स का काउंट। तो देखो आई 3 बार है, टी 2 बार है, और बाकी सारे, है ना, ये एक एक बार है। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ठीक है, आई 3 बार है, टी 2 बार है, और ये बाकी 7 जो लेटर्स हैं ये एक एक बार है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब देखो केसेस देखते हैं क्या हो सकता है। अब पहला केस क्या हो सकता है, अपन केसेस देखते हैं। इसमें केसेस क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपना जो लेटर बना है, अपना जो वर्ड बना है वो ऐसा बना है कि ए बी, मतलब 3 सिमिलर लेटर्स हैं और एक अलग है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं कि देखो ये 3 वर्ड देखने हैं अपन को, तो ऐसे पहले अपन को लेटर फाइंड करना पड़ेगा कि 3 लेटर वाले कौन से हो सकते हैं। तो अपन ने पीछे देखा था सिर्फ आई था जो 3 है, तो बस मतलब अपने पास एक चॉइस है, उसमें से भी अपन ने एक चॉइस कर लिया। ठीक है, अब बचा बाकी अपने पास एक। तो देखो ये 7 थे और इसका एक इंस्टेंस काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 में से आपको सिर्फ एक चूज करना है, तो क्या होगा, 8C1। अब देखो ये तो अपने पास आ गए 8C1, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 8C1। 1 क्यों आया था, क्योंकि अपन ने एक में से एक चूज करा था। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड बनेगा इसमें 3 अल्फाबेट्स हैं जो सिमिलर हैं और एक अलग है, तो इनको अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसमें डाउट ये रहता है कि इसको अपन ने 3 ही केस के चूज किया है, क्योंकि देखो अपने पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ए या ए ऐसा 4 आ सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। तो अपन ऐसे चालू करते हैं कि पहले 3 सेम हो और एक अलग हो। ठीक है, अपन दूसरा देखते हैं। मान लो कोई अपना वर्ड है जिसमें 2 रिपीटेड लेटर्स हैं, मतलब ए बी ऐसे टाइप के हैं। ठीक है, मतलब 2 ही टाइप के लेटर्स हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब 2 वाले कौन से हैं, इनमें से तो कोई चूज कर नहीं सकते आप, क्योंकि इनका तो अकाउंट है। इनमें से चूज कर सकते हो, तो अपने पास 2 चॉइस है और 2 में से अपन को दोनों चूज करना है, तो 2C2 हो जाएगा। ठीक है, 2C2 क्या होता है आपका 1। ठीक है, अब देखो आपका इस फॉर्मेट में बनेगा, तो इसको अपन अरेंज किस तरीके से करेंगे, टोटल किस तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, रिपीटेड
देखो ए के लिए क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और बी के लिए क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 आपका। ठीक है, अब क्या देखते हैं, मान लो आपका ए है और जो बाकी दो लेटर्स है वो कोई ए के अलावा ही है, तो बी सी। ठीक है, तो देखो अपने पास ए मतलब दो सेम कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो आई से आ सकता है। ठीक है, देखो दो सिमिलर वाले इससे भी आ सकते हैं, ये तीन है इसमें से मैं दो ले सकता हूँ, इसमें से भी दो ले सकता हूँ, तो मेरे पास दो चॉइसेस इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो क्या आएगा अपना 2C1। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपने आई ले लिया है। ठीक है, अब आपको आपको दो और चूज करने जो आई के अलावा हो, तो ये 7 हो सकते हैं और अपन एक इंस्टेंस लेंगे टी का। ठीक है, एक क्यों लेंगे, वरना अगर दो लेंगे तो वो फिर ऐसा हुआ कि मान लो दो टी के आ गए तो अपर वाले केस में ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए अपन 7 और एक 8, ये 8 इंस्टेंस में से चूज करना है, तो 8C2 कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से भी देखो इनको अरेंज करने के क्या तरीके होंगे, ये चार आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं और फिर आपस में अरेंज, क्योंकि रिपीटेड है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, तो ये आएगा 672। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई आपके पास चारों ही अलग अलग है। ठीक है, तो अपने पास 7 थे, एक आई का था और एक टी का था, तो 9 हो गए। 9 इंस्टेंस में से आपको 4 चूज करने हैं, तो 9C4, और क्योंकि कोई रिपीटेड नहीं तो वो 4 फैक्टोरियल तरीके से ही सिर्फ अरेंज होंगे, तो क्या आएगा 3024 आएगा। 3024 आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो इनका सम कर देंगे, अपने पास एक आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, देखो अप्रोच बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो जितने भी आपके पास मैक्स काउंट वाले आ रहे हैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले आ रहे हैं, जैसे आपके पास आई 3 बार है, तो पहले कोशिश करो कि 3 एक साथ ले लो। ठीक है, फिर 2 एक साथ ले लो, फिर इनके अलग अलग केस हो सकते हैं कि भाई मान लो ये भी दो सेम है या ये दोनों ही अलग अलग है, ऐसे करके आप अप्रोच कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, पहले बता देता हूँ, ये 30th जन शिफ्ट 2 में आया था। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो एग्जाम हो रहा है मैथ्स का, उसमें 20 क्वेश्चन है, एक बच्चे को 15 क्वेश्चन करने टोटल। ठीक है, अब जो ए और जो सेक्शन है वो है एबीसी। ए सेक्शन में 8 क्वेश्चन है, बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है। स्टूडेंट इन 20 में से उसको 15 करने हैं। ठीक है, और जो 20 है वो आपस में इस तरीके से ब्रेक डाउन है, तो अपन को बताना है इतने कितने तरीके हैं जिससे बच्चा अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो ए की वैल्यू, ए भी अपने पास मिनिमम 4 होने चाहिए, बी भी मिनिमम 4 होने चाहिए और सी भी 4 होने चाहिए। तो अपन ऐसा मानते हैं, जैसे मान लो ए 4 है। ठीक है, टोटल 15 है, तो 15 माइनस 4 क्या हुआ 11, तो आपको 11 चूज करने हैं। अब 11 देखो बी और सी से चूज करने हैं आपको, बी और सी से, तो इनके मल्टीपल केस बनेंगे कि भाई बी में कितना लूं, सी कितना लूं, ऐसे अपन करके चेक करते हैं। देखो अगर मान लो आपने ए 4 लिया है, तो अपने पास बच्चे कितने हैं, अपन को बाकी कितने करने हैं, 11 करने हैं। ठीक है, अब 11 में मेरे को बी से भी लेने हैं और सी में से भी लेने हैं। अगर मैं बी में से 5 लूं और सी में से 6 लूं तो 11 हो जाएंगे। अगर मैं बी में से 6 लूं और सी में से 5 लूं तो भी काम हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि देखो 6 और 5 अपन को 11 चूज करने थे, तो क्यों नहीं 7 और 4 कर लेते। 7 और 4 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बी और सी में सिर्फ 6 ही ऑप्शन है, मतलब 6 में से ही आप कर सकते हो अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये आया। अब देखो ये 8 थे। ठीक है, बी आपके पास 6 था और सी भी 6 था, तो देखो ए में 8 में से आपने 4 चूज करे, तो क्या आएगा 8C4। ठीक है, इस केस के लिए देखते हैं, बी 6 में से 5 करे तो ये क्या आएगा 6C5। ठीक है, और इसमें सी वाले में आपने 6 में से 6 करे तो 6C6। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है माने। ठीक है, तो ऐसी एक ये पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, ये आई इसके कोरिस्पॉन्डिंग और ये आई इसके कोरिस्पॉन्डिंग। ऐसे ही अपन इनको ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, जैसे मान लो ए में आपने 5 करे। ठीक है, तो आपको बी और सी में से मिला के आपको 10 करने हैं। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो 4 और 6 ले लो, या तो 6 और 4 ले लो, या तो 5 और 5 ले लो, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 6 के लिए देखते हैं। अगर मान लो ए आपने 6 ले लिए, तो आपके पास 15 माइनस 6 मतलब 9 बचे हैं। 9 में से आप या तो 4 5 ले सकते हो या तो 5 4 ले सकते हो। ठीक है, ऐसे 7 के लिए आएगा, अगर आपने 15 में से 7 ले लिया तो आपके पास 8 चॉइसेस बची, 8 में से आप ये 4 और 4 ले सकते हो। ठीक है, इनके कोरिस्पॉन्डिंग अपन सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें ए में आपने 8 में से 5 चूज करे तो 8C4 होगा, और जैसे इस केस के लिए देखते हैं, तो आपने बी में 6 में से 5 चूज करे तो 65 आएगा, और सी के लिए भी 65 आएगा। ऐसे ही आपने कैलकुलेट कर ली, इनकी जो भी वैल्यूज आएगा, इनका जो टोटल समीशन होगा वो अपने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चंस। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है और ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये अपना फर्स्ट 5 शिफ्ट 1 में आया था। ये क्या बोलता है कि x प्लस 2y प्लस 3z दिया है। ठीक है, इक्वल टू 42। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं सच दैट x y और z दोनों तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए।
देखो अब इसमें क्या अप्रोच करें, देखो 3 वेरिएबल है, ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, तो 2 वेरिएबल में डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस 3z 42 था, 3z को मैं इधर ले जाता हूँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू 42 माइनस 3z। मान लो अगर मैं z की वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 42। ठीक है, मान लो मैंने 0 रखा तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 42 माना। अब मैं इसको शिफ्ट करके क्या ला सकता हूँ, y इक्वल टू 42 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि x y z इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, तो मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता हूँ जिससे y भी आपका इंटीजर है। तो क्या कर सकता हूँ, ऐसा रखना चाहिए कि 42 माइनस एक्स एक 2 का मल्टीपल बने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 42 माइनस एक्स में x की मान लो वैल्यू 0 रखी तो क्या बनेगा 42 बाई 2। ठीक है, एक वो वैल्यू पॉसिबल है। अगर एक्स वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 1 रख सकते नहीं रख सकते, क्योंकि 42 माइनस 1 41, 41 बाई 2 एक इंटीजर नहीं देगा। चलिए इसलिए अपन 2 रखेंगे, तो 0 रखा, ठीक है, फिर 2 रखा, 4 रखा, ऐसे रखते रखते कहाँ तक रख सकते हैं। देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 42 रख दूं तो 42 माइनस 42 0 होगा, और 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 0। ठीक है, तो y की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, तो अपन देखो जितने x की वैल्यू आएंगी, ठीक है, उतने अपने पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हर हर z के केस के लिए। तो देखो अपन आखिरी यहाँ पे 42 रख सकते हैं, पहले अपन ने 0 रखी थी। ठीक है, और डिफरेंस 2 है तो अपन एपी के फॉर्मूले से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर अपन ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पे अपन x की 22 वैल्यूज रख सकते हैं, 22 वैल्यूज रख सकते हैं। तो एक ही इसका z इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, z की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू 39। ठीक है, सिमिलरली मैं वैसे ही करूंगा, डिराइव कर दिया। फिर क्या करूंगा, देखो x की वैल्यू में 1 रख सकता हूँ, क्या रख सकता है, क्योंकि 39 माइनस 1 38 होगा, 38 बाई 2 एक इंटीजर वैल्यू आएगी। क्या मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता, क्यों 39 माइनस 0 बाई 2 39 बाई 2 मतलब इंटीजर प्रॉपर इंटीजर नहीं आएगा, तो वो नहीं ले सकते। आखिरी वैल्यू क्या रख सकते हैं, आखिरी वैल्यू यहाँ पे भी 39 रख सकते हैं, क्यों 39 माइनस 39 0 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, या तो आप 1 रख सकते हो, ठीक है, या तो 3 रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो 39 रख सकते हो। ठीक है, तो अपन वापस से एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ गलत है, यहाँ पे अपन 1 यूज करेंगे क्योंकि आखिरी टर्म 39 है। ठीक है, पहला टर्म अपन 1 रख सकते हैं, और n माइनस 1 और आपका डिफरेंस तो 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वैल्यूज आ जाएंगी। तो अपन ने देखा कि z इक्वल टू 0 के लिए, z इक्वल टू 0 के लिए 22 सॉल्यूशन आ रहे हैं, और z इक्वल टू 1 के लिए 20 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ऐसे ही करके अपन सबका निकालेंगे, क्योंकि यही तरीका है इसका करने का। तो जब देखोगे z इक्वल टू 0 है तो इसके लिए कितने होंगे 22 केस। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो क्या देख सकते हैं, देखो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इक्वेशंस निकाल लोगे। एक ट्रिक बता तो क्या कर सकते हैं अपन, ये इक्वेशन निकाल लिया आपने z के अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, क्या करो जो भी आपको ये आया है कांस्टेंट टर्म आया इसको डिवाइड बाय 2 करो, प्लस 1 कर दो। देखो 42 बाय 1 और 42 बाय 2 क्या होगा 21, और 21 प्लस 1 22। इसके लिए चेक कर लेते हैं। देखो 33 बाय 2 क्या होगा 16, और 16 प्लस 1 17। इसका चेक कर लेते हैं। देखो 18 बाय 2 क्या होगा 9, और 9 प्लस 1 10। तो ऐसे करके पता है कि z इक्वल टू 8 के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज है, z इक्वल टू 9 के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसे करके आपने सारी निकाल ली। अब देखो z की वैल्यू आखिरी में जा कितनी सकती है, तो इसको ऐसे देखो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 42 है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 42 माइनस 3z। ठीक है, अब देखो मैं z की वैल्यू इस इक्वेशन को देख के कहां तक ले जा सकता हूं, अपन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो क्योंकि x और y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, तो जब 0 रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 42 माइनस 3z। ठीक है, 0 और 0 इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो उसके हिसाब से आपकी z की वैल्यू 14 आएगी। तो अपन z को 14 तक ले जा सकते हैं। ध्यान रखना अगर मैं 14 के बाद 15 रख दूंगा तो 42 माइनस 15 टाइम 3 क्या होगा माइनस 45, और 42 माइनस 45 क्या होगा माइनस 3। तो इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे आपके लेस देन 0 आ सकते हैं, जो कि अपन नहीं चाहते हैं, इसलिए 14 तक ही लेंगे। फिर इनका जो भी आंसर आया है इसको अपन सम कर देंगे और टोटल आ जाएगा 169। तो ये इसका आंसर था। देखो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा मैं बोलूंगा ट्रिकी था, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे आके अटक जाते, सोचते क्या करेंगे। तो क्योंकि आपको ये पैटर्न पता चल गया है, ध्यान रखिएगा इसका। और बाकी अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए आप और क्या नेक्स्ट सीरीज देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।